बात है 2005 की। पंडेज D5 नोएडा सेक्टर 31। ऐसा क्या था यहाँ जो निठारी गांव के लोग अपने बच्चों को यहाँ नहीं जाने देते थे। गांव के लोगों को लगता था कि इस बंगले में या इसके आसपास कोई भूत रहता है जो बच्चों को उठा कर ले जाता है। अभी तक 16 से 17 बच्चे गायब हो चुके थे जो कभी अपने घर लौट कर नहीं आए। नोएडा में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और दूसरी ही तरफ स्लम एरिया भी है। और ये जो बंगला था पंडेज, ये नोएडा सेक्टर 31 के पॉश एरिया में है, जिसके सामने से बच्चे गायब होते हैं और जो बच्चे गायब होते हैं वो स्लम एरिया के होते हैं। जब इनके माँ बाप पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाते तो पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती। क्यों नहीं लिखती, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है पुलिस ने इन लोगों की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी होगी? कमेंट में लिखकर बताइएगा। खैर, मुझे लगता है कि वो लोग स्लम एरिया से आते हैं और पुलिस को लगता होगा कि उनके बच्चों का क्या है, मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो भी क्या। इसलिए ना ही तो पुलिस रिपोर्ट लिखती और ना ही उन्हें खोजने की जद्दोजहद करती। फिर 2005 में फरवरी के दिनों में एक केस आया। एक लड़की और गायब हुई जिसका नाम था रिम्पा हल्दर। जब उसके माँ बाप पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उनकी भी अनसुनी कर दी। फिर थक हार के जब ना ही तो पुलिस ने उनकी सुनी और ना ही वे अपनी बेटी को ढूंढ पाए तो उन्होंने रिम्पा को ढूंढना बंद कर दिया। सेक्टर 31 के आसपास इस भूत का खौफ बरकरार था। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर चिंतित थे और जिनके बच्चे खो गए थे रो रो कर अब उनकी आंखें सूख चुकी थी। एक दिन कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उसके पास ही एक नाला था। क्रिकेट खेलते खेलते उनकी बॉल उस नाले में गिर गई तो सारे बच्चे उस नाले के पास आकर खड़े हो गए। फिर कुछ बच्चे नाली में बॉल लेने के लिए चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक पॉलीथिन से किसी बच्चे का हाथ बाहर आते देखा। फिर बच्चे डर की वजह से बाहर आ गए और उन्होंने आसपास के लोगों को इस बारे में बताया। जब पुलिस वहाँ आई तो पुलिस ने लोगों को मैनिपुलेट किया और कहा कि तुम लोग अपने घर जाओ, ये किसी बच्चे का हाथ नहीं है, ये किसी जानवर का हाथ है जो किसी बच्चे के छोटे हाथ की तरह नजर आ रहा है। 7 मई 2006 में फिर पायल नाम की एक लड़की पंडेज D5 नोएडा सेक्टर 31 के सामने से गायब हो जाती है। उसके पापा को ढूंढते वक्त ये पता चलता है कि ऑटो वाले ने D5 के बाहर उसे छोड़ा था, पर वो वहाँ अंदर जाने के बाद बाहर आई ही नहीं, जबकि उसने ऑटो वाले को पैसे नहीं दिए थे। उसने ऑटो वाले को कहा था कि अभी पैसे लेकर आती हूँ। जब उस ऑटो ड्राइवर ने उस घर की घंटी बजाई तो एक शख्स बाहर आया जिसने कहा कि कौन लड़की? अच्छा वो तो चली गई। पायल के पिता ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की कि वो D5 में भी गए, पर वहाँ किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन के न जाने कितने चक्कर लगाए होंगे इस आस में कि पुलिस उनकी मदद करेगी या मदद नहीं भी करेगी तो जो उसका काम है कम से कम रिपोर्ट तो लिखी लेगी। पर पायल के पिता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उन्हें बेइज्जत किया गया। उनसे कहा गया, पहले बताओ तुम अपनी लड़की से क्या क्या काम करवाते हो? अरे घर जाओ, भाग गई तुम्हारी बेटी किसी के साथ। वो करीब 1 महीने तक थाने के चक्कर लगाते रहे। फिर एक दिन पायल के पिता SSP से मिले और उन्होंने सब कुछ SSP को बताया। SSP ने पुलिस को इस केस की जांच करने के लिए कहा। तब जाकर पुलिस एक्टिव हुई। जब पायल का नंबर ट्रेस किया गया तो पता चला कि उसका लास्ट डायल नंबर सुरेंद्र कोहली का है जो D5 में एज अ सर्वेंट काम करता था। पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया। जब घर के मालिक मुनिंदर पंडेर को पता चला तो उसने कोहली को जेल से छुड़वा दिया। पंडेर एक नंबर का याश आदमी था और वो कभी कभी नोएडा आता था। जब कोहली को छोड़ दिया गया तो पायल के पिता ने कोर्ट में गुहार लगाई। उसके बाद फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस बार पुलिस को उस नाले से करीब 17 पैकेट मिले जिसमें इंसानों की हड्डियां और उनके कुछ पार्ट्स थे। क्या आपको यकीन हो रहा है? 17 पैकेट और 11 पैकेट में लड़कियों की हाफ बॉडी थी। फिर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस DNA से पता लगा रही थी कि किसकी बॉडी हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने पहले किसी की भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी, इसलिए उनके पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था। फिर CBI ने इस केस को आगे संभाला और उसके बाद कोहली ने एक स्टेटमेंट दिया। 9 लड़कियां, 2 बच्चे और 5 औरतों को वो घर लेकर आया था। उसने उन लोगों को मारा और फिर उनके साथ रेप किया। उसके बाद वो बॉडीज को काटता, कुछ पार्ट्स उस नाले में फेंक देता और कुछ अपने पास रख लेता या कभी कभी उनमें से कुछ हिस्से बनाकर खा लेता। मुझे पता है बहुत शॉकिंग है, पर ये स्टेटमेंट सुरेंद्र कोहली ने खुद दिए थे। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि ये ऑर्गन ट्रेड का मामला है। वहीं कोहली ने अपना अलग बयान दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मर्डर किसने और क्यों किए थे। उनके पास कोहली का स्टेटमेंट था जो उसने खुद दिया था। ना किसी ने कोई आवाज सुनी कभी और ना ही किसी ने कभी इसको बॉडी फेंकते देखा। दोनों को
डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी। जब नार्को टेस्ट किया गया तो पता चला कि मुनिंदर पंढेर का मर्डर से कोई ताल्लुकात नहीं था और सुरेंद्र के नार्को टेस्ट में सामने आया कि उसने ही उन लोगों को मारा है और वो अपने स्टेटमेंट में ये पहले भी कह चुका था। एक बार किसी लड़की से जिसे वो अपने मालिक के लिए लाया था उससे कोहली की कोई बहस हो गई तो उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उसका ईगो हर्ट हो गया और उसने गला दबाकर फिर चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चों को मारने लगा और उन्हें मारकर खाने भी लगा। मुनिंदर पंढेर को उसके लॉयर्स ने ये हवाला देते हुए डेथ सेंटेंस से बचा लिया कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं आया है। वो 7 साल जेल में रहा और उसके बाद अब आजाद घूम रहा है। वहीं सुरेंद्र कोहली जेल में है। पंढेर D5 नोएडा सेक्टर 31 में कोई भूत नहीं बल्कि इंसान की शक्ल में ही हैवान रहते थे। उसके बाद सिर्फ उस इलाके के माँ बाप ही नहीं बल्कि जिसने ये वारदात सुनी वो सब अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में डरने लगे कि पता नहीं कब और कहां उनके बच्चों का इन भूतों से सांप का पड़ जाए।